तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे थे? ऑप्शनल हिस्ट्री में जनजातीय आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, जनजातीय आंदोलन के बाद अब हम लोग सीक्वेंस में अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो किसान विद्रोह, ठीक है, फार्मर रिवोल्ट देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? किसान विद्रोह। देखिए, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ये जो चैप्टर है बड़ी कारगर है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जब भी आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को लिखने का कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं। इसलिए किसान विद्रोह बड़े ध्यान से आप लोग इसको देखिए और पढ़िए। और रही बात की क्वेश्चन, तो अपकमिंग टाइम जो है, जो भी आने वाला समय है, उसमें इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा किसान विद्रोह, क्योंकि भारत में अभी जो हलचल मचा हुआ है, जो घेरने की राजनीति चल रही है, वहाँ किसान केंद्र में है। तो किसान जब केंद्र में है तो यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, क्या होता है कि करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल फिलहाल में जो भी पीटी का एग्जाम हो रहा है, आप देखिएगा कि किसान आंदोलन से, किसान के मुद्दों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। लिहाजा ये रिजल्ट निकलता है कि जो मेंस का एग्जाम होगा आने वाला साल भर तक, चाहे आप यूपीएससी दीजिए या बीपीएससी दीजिए, यूपीपीसीएस दीजिए, जेपीएससी दीजिए, आपको इस चैप्टर का सामना करना पड़ेगा। उसी सब को हम ध्यान में रखते हुए आज किसान विद्रोह जो है वो पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों की पढ़ाई का एक स्टाइल है, हम इसको एक पहले फॉर्मेटिंग आपको देते हैं और फॉर्मेट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से उसमें तो फॉर्मेटिंग में पहला क्या होगा? कारण, इसके कितने कॉज थे इसको आप देख लीजिए, कारण क्या क्या था। ठीक, फिर इसका स्वरूप, किसान आंदोलन का स्वरूप। ठीक, किसान आंदोलन का स्वरूप जहां से क्वेश्चन आता है, और कुछ प्रमुख विद्रोह। ठीक, कुछ प्रमुख विद्रोह, इतना ही इसका पहलू है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पहलू नहीं बनाया जा सकता है कमीशन के द्वारा। आप ऑप्शनल में आप इसी के हिसाब से अपना जब भी पढ़ाई करिए, जब भी फॉर्मेटिंग करिए, चैप्टर का अध्ययन करिए, तो इसी 3 बिंदु को ध्यान में रखिए। कारण क्या क्या थे, चूंकि ये क्या है तो विद्रोह, और विद्रोह ऐसे नहीं उत्पन्न होता है, विद्रोह के लिए कोई न कोई कारण होता है। कुछ लॉन्ग टर्म कारण होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं उनका विशेष महत्व होता है, क्योंकि वो सदियों से, मतलब कि सैकड़ों वर्षों से वो क्या है कि ये कुंठा के रूप में चला आ रहा है। कई दशक से, सदियों नहीं कहना चाहिए बल्कि दशक कह लीजिए, तो कई दशक से वो कुंठा के रूप में चला आ रहा होता है। ठीक है, उसका एक परिणाम होता है कि जैसे ही उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, एक अनुकूल स्थिति मिलती है, एक चिंगारी क्या होता है, विद्रोह को भड़का देता है। ठीक है, तो वही जो चिंगारी है वही यहाँ पर आपको मिलेगी, जो शॉर्ट टर्म, तत्कालिक, इमीडिएट कॉज के रूप में उभर कर आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके कारण को देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण थे। तो मामला किसका है? किसानों का है। किसान आएगा तो केंद्र में क्या क्या होगा? भू राजस्व होगा, उसके आमदनी होगी, उसके जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसका उसको उचित दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा होगा। यही सब तो किसानों का मुद्दा होता है। आज किसान क्यों रोड पे है? महेंद्र टिकैत, राकेश टिकैत जो है वो बहुत बड़ा लीडर बना हुआ है। किस लिए? क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि जो हमारी आमदनी होती थी ओपन मार्केट में, खुला बाजार में, वो हमारी आमदनी घट जाएगी। एमएसपी पर, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम उस पर दाम पर बेच नहीं पाएंगे अपने रकम को। ऐसी स्थिति में उनको असुरक्षा की भाव है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझिएगा कि किसानों के विद्रोह जो हुए उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। बिना किताब देखे भी अगर आप सोचिएगा तो आपको कुछ रीजन निकल आएंगे। यही अप्रोच होता है। एक लड़का ऑफलाइन क्लास में पूछ रहा था कि सर अप्रोच क्या होता है। भाई देखिए, यूपीएससी का एग्जाम हो या अदर पीसीएस का एग्जाम हो, पढ़कर 100% तो आप कर नहीं सकते, माइंड की एक क्षमता है, सब कुछ रट कर पचा नहीं सकते। तो अप्रोच क्या है कि वहाँ पर आपको मदद करता है कि कुछ चीज़ें बिना पढ़े भी
समझ के आधार पर लिख दिया जाए और वहाँ पर भी नंबर उठा लिया जाए। जिस लड़के में ये स्किल डेवलप हो गया कि समझ के आधार पर भी 1-2 क्वेश्चन को अच्छा से डील कर ले जा रहा है, वही अच्छा करता है, वही टॉप करता है। क्योंकि 20 क्वेश्चन जो लिखने के लिए आते हैं जीएस में या सब्जेक्ट में, जो जैसे बीपीएससी में 6 क्वेश्चन लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 6 के 6 रट के फंसा लेगा। 6 में 4 रट के फंसा लीजिएगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही अप्रोच भी बनाना है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि आप खुद आंख मूंदिए और ओम भूर्भुवः स्वः करिए, ऐसा नहीं है। आप आराम से इसके कारण पर विचार करिए, क्या क्या हो सकता है। मामला किसान का है, ठीक। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां थी। लगान के केंद्र में क्या था? भू राजस्व नीतियां, ठीक है। अंग्रेजों की लगान संबंधित जो भू राजस्व नीतियां थी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इंडिया में, वो इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। खास करके 19वीं शताब्दी में जो भी किसान आंदोलन हुए थे, जो भी उपद्रव हुए थे उसमें, ठीक है। आपको मैंने पहले ही आर्थिक इतिहास पढ़ा चुका हूं, पहले वीडियो में ही, इससे जस्ट पहले, तो उसमें मैं बताया था कि जो किसानों की लगान देने की जो दर थी, चूंकि परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार देते थे, तो वो हाईली थी। चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, किसी में अगर एवरेज देखिए तो 80 से 90% का लगान आता था। अब बताइए कि एक तो लो प्रोडक्टिविटी रेट है, निम्न उत्पादकता है, ऊपर से जो भी उपज हुआ उसका 80 से 90% अंग्रेज ले लिया, तो किसानों जमींदारों के पास, इंडियंस के पास क्या बचा? किसान और जमींदार के पास क्या बचा? तो ऐसी स्थिति में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी लगान व्यवस्था, ठीक है। और लगान व्यवस्था से क्या हुआ कि इनकी शोषण होना शुरू हो गया। अब किस किस स्तर पर शोषण हुआ? तो देखिए भाई, आप 80-100 रुपये का आमदनी की, 80 रुपया लगान दे दिए, तो 20 रुपया में क्या काम करिएगा? क्या शादी विवाह, क्या इज्जत अपना बचाइएगा, क्या पर्व त्यौहार मनाइएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं न कहीं एक नाराजगी, एक असंतुष्टि उत्पन्न हो जाती है। ये किसानों के बीच में भी हुई, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण रीजन इसमें आया कि कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसमें कि बिचौलिया वर्ग एज ए जमींदार, एज ए लैंडलॉर्ड वो उत्पन्न हो गए। और जब जमींदार और साहूकार अपने शोषण पर उतारू हुए, तो अंग्रेजों को और भारतीय जो किसान थे उनको बड़ी असंतुष्टि हुई, ठीक। क्योंकि लगान उच्च था, तो लगान को पूरा करने के लिए ये लोग न चाहते हुए भी साहूकारी के जाल में फंस गए भारतीय किसान। और साहूकार क्या किए? शोषण पे उतारू हो जाते थे अपने पैसा को पुनः वापस लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जमींदार एवं साहूकारों का शोषण भी जो है एक महत्वपूर्ण कारण था भारत में किसान आंदोलन के उत्पन्न होने में, ठीक है। अब महाजनी व्यवस्था, जो गांव देहात से जुड़े हैं वो बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, शहर में भी चलता है महाजनी व्यवस्था, जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक बहुत मूल स्थान रहा है, ठीक। इतना आप डील कर दीजिएगा पहला बिंदु पर। दूसरा जो बिंदु है कृषि का वाणिज्यीकरण, क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक। अब कमर्शियल कृषि कराने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दबाव दिया गया भारतीय किसानों पर, ठीक है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उनको अग्रिम पैसा देकर फंसा दिया जाता था। फिर अपने अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन क्या किया जाता था कि उनसे प्रोडक्शन करवाया जाता था, उसको परचेज कर लिया जाता था कम पैसा में। तो कृषि के जो वाणिज्यीकरण हुआ उससे भी किसानों में असंतुष्टि थी, ठीक। उससे भी उनका एक प्रकार का दोहन ही हुआ, उनका शोषण ही हुआ। ऐसी स्थिति में किसान जो है वो परेशान हुआ, असंतुष्ट हुआ, और उसका, क्योंकि किसान जो है वाणिज्यिक खेती करने के लिए फिर साहूकारों के चंगुल में फंस गया। जो इसका बेनिफिट होता था वो यूरोपियंस ले जाते थे। ऐसी स्थिति में जो है वो क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये असंतुष्ट हो जाते हैं और डिससेटिस्फैक्शन क्या है, एक आंदोलन को जन्म देता है,
ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक आंदोलन को जन्म देता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण कारण था इसमें वो था हस्तशिल्प का पतन। हस्तशिल्प का पतन, ठीक। तो जो हस्तशिल्प का पतन है, ruin ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, जो हस्तशिल्प का पतन है, इसका देखिए एक फायदा घाटा ये हुआ, इसके दो तरह से घाटा हो रहे थे। एक तो जो परंपरागत अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो रही थी, ठीक है, तो वो तो था ही। जो भारत की सेल्फ डिपेंड इकोनॉमी थी, जो रूरल इकोनॉमी थी, जो सेल्फ डिपेंड थी, वो बर्बाद हो रही थी। वो ढांचा टूट रहा था, जो कृषि और उद्योग एक दूसरे पर जुड़े हुए थे, जो कंप्लीमेंट्री रिलेशन बनाए हुए थे, वो टूट रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो क्या हो रहा था कि जो यहाँ से शिल्पकार बेरोजगार हो रहा था, जो कारीगर बेरोजगार हो रहा था, वो किस पे जा रहा था, उसका भी बोझ कृषि पर ही पड़ रहा था। वो मूव कर रहा था कृषि की तरफ। बेरोजगार हो गया तो या तो बेरोजगार की क्या करता, वो दास बन जाता, या फिर वो श्रमिक बन जाता, डेली वेजेज पे काम करता, या कृषि जाकर करता। तो कृषि पर पुनः बोझ बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में इनके अंदर एक असंतुष्टि थी, ठीक है। तो ये फैक्टर है लगान व्यवस्था, जिसमें तीनों भू राजस्व नीतियां थी। कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे किया, हस्तशिल्प का पतन कैसे पर अंग्रेजों को असंतुष्ट किया, इतना आपको सिंपली वे में डील करना है। ये भारत में एक अंग्रेजों के द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया गया सिचुएशन था, ठीक है। आर्टिफिशियल सर्कमस्टांसेस व्हिच इज द क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, ठीक, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया था, ठीक। ऐसी स्थिति में रही सही जो कसर थी वो अकाल की बारंबारता। अकाल क्या, अकाल, ठीक। फिर एक कॉज के रूप में उभर कर आता है अकाल की बारंबारता, रिपीटेशन ऑफ फेमिनाइन, ठीक है। तो जो अकाल की बारंबारता थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हुई। देखिए कैसे, मैंने अकाल भी पढ़ा चुका हूं। मैंने अकाल जब पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि अकाल जो है अंग्रेजों के समय में जो हुए वो बड़े मारक क्षमता वाले हो गए। जो इनका इमेंस जो है, इनका गहरा रिजल्ट यहाँ पर प्रभाव पड़ने लगा। कारण अंग्रेज जो था अकाल के भी टाइम में भारत से निर्यात की जो रेशियो थी उसको कम नहीं करते थे। किसी भी स्थिति में जो खाद्यान्न का यहाँ से निर्यात होता था अंग्रेजों के द्वारा वो कम नहीं होता था, ठीक है। कहीं कहीं अंग्रेज पदाधिकारी इतनी बदमाशी करते थे, इतने दुष्टता पे उतारू हो जाते थे कि वो अमानवीय कार्य करने लगते थे, ठीक है। जिसे एक कैलेमिटी आया था 1897 के राउंड में, महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। वो प्लेग के बाद जो ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑफिसर आया, इतनी अमानवीय कार्य किया कि रैंड नामक पदाधिकारी था, जिसमें कि चापेकर बंधु जो थे नाराज हो गए, अंततः उसको गोली मार दिए। वो इतनी अमानवीय रूप से घर में बैठ कर पैसा कलेक्ट कर रहा था, अभद्रता कर रहा था। तो अंग्रेजों के द्वारा नीतियों के माध्यम से अकाल की बारंबारता बढ़ गई थी। अकाल का कोई योजना नहीं, अकाल से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं, कोई सरकार का बैकअप नहीं, कोई सरकार का फंड नहीं, ये सब चीज़ें क्या थी। और जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स यहाँ पर होते थे, चावल गेहूँ, उनका जो एरिया था वो भी घट गया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाणिज्यीकरण था वो उसको प्रभावित कर रहा था। क्योंकि अपने ज़मीन के कुछ हिस्सों पर 2/3 हिस्सों पर क्या करना होता था, आपको वाणिज्यिक खेती करना होता था। जैसे नीलहै आंदोलन हुआ था, तीनकठिया आंदोलन हुआ था, तो किसका परिणाम था, ये इसी का परिणाम था, ठीक है। तो अकाल की जो बारंबारता थी ये किसका, एक कह लीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की आउटपुट थी। अकाल पहले भी पड़ते थे, लेकिन तब क्या होता था कि भारतीय राजे महाराजे अपने क्षमता के अनुसार मदद करते थे अपने पब्लिक की, अपने प्रजा की, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकाल की बारंबारता वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसान विद्रोह के लिए। फिर जो बाकी चीज़ें थी वो 1917 की रूस की क्रांति थी, ठीक है। 1917 के रूस की क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने
1917 की रूस की क्रांति, ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। 1917 में रूस में एक साम्यवादी क्रांति हुई, ठीक है, जिसमें किसानों को, सर्वहारा वर्ग को क्या हुआ कि सफलता मिला। जो गवर्नमेंट बनी थी वो किसानों की सर्वहारा वर्ग की बनी थी, ठीक है। इससे प्रेरित होकर अन्य देश के जो किसान थे, वो अन्य लोग देश के जो श्रमिक थे, वो प्रेरणा लेकर एकजुट रहने की शिक्षा प्राप्त किए। यानी कि एकजुट होकर अपने मांगों को करना, अपने मांगों का अधिकार, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, ये सब जो चीज़ें थी वो इनके द्वारा प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो इसका जो मोटिवेशनल एलिमेंट्स था वो रूस की क्रांति थी, ठीक है। इसका भी एक महत्वपूर्ण, ये थोड़ा सा देखिए, ये हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मैं कहता हूं कि फोकस करके अपने क्वेश्चन में जरूर डालिएगा, अगर किसान फार्मर अपराइजिंग जो आता है उसके कारण के रूप में, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा मुद्दा मिल जाता है, ठीक है। फिर रहा सहा जो कसर था वो गांधी जी के आगमन से पूरा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब गांधी जी का आगमन होता है तो उन्होंने भी एक अपने मैनिफेस्टो में, अपने आंदोलन के, अपने रचनात्मक घोषणाओं में, अपने कार्यक्रमों में किसान उद्धार भी, किसानों के लिए भी शामिल किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से किसान का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल उनके मांगों में हो गया था, ठीक है। उनके मांगों में किसान का प्रमुख रोल हो गया था, ठीक। इस प्रकार से आप देखिएगा तो, और इसी क्रम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में चेतना का विस्तार हुआ था, राजनीतिक चेतना का, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। 1936 आते आते यहाँ पे एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हो जाती है सहजानंद सरस्वती के गाइडेंस में, ठीक है। क्या हो जाता है, एक अखिल भारतीय किसान समिति की। वैसे अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, फिर लोकल स्तर पर बिहार में कई किसान सभा बने थे, तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक चेतना आती है और ये आंदोलन जो है अब धीरे धीरे राष्ट्रीय नेताओं, बड़े नेताओं के द्वारा देख रेख किया जाने लगा, उसको दशा एवं दिशा दिया जाने लगा था। तो इतना जो है इसके इम्पोर्टेंट कारण हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? लगान व्यवस्था, लगान में जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण, हस्तशिल्प का पतन, अकाल की बारंबारता, 1917 की रूसी क्रांति का, साम्यवादी क्रांति का प्रभाव, किस तरह से भारतीय किसान उससे प्रभावित हुए। फिर राष्ट्रीय चेतना 1936 आते आते, फिर गांधी जी का आगमन, ठीक है। गांधी जी ने अपने मांगों में एक प्रमुख मांग किसानों के हित के, किसानों के कल्याण को भी रखा था, ठीक है। तो इतना इसका प्रमुख कारण है, ठीक। तो हम लोगों ने इसका क्या देखा, कारण देख लिया किसान आंदोलन का, ठीक है। अब जो हम देखेंगे उसका स्वरूप देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वरूप देखेंगे। स्वरूप, नेचर। इसका नेचर क्या था किसान आंदोलन का? क्योंकि ये आंदोलन है, एक क्या होता है आंदोलन में कि उसका एक उद्देश्य होता है, एक उसका स्वरूप होता है कि किस स्वरूप को लेकर ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है तो इसका भी एक स्वरूप है कि नहीं? इसका एक स्वरूप है। कैसे? क्योंकि ये अपने मांगों में, अपने स्वरूप में कैसा है, अभी तक ये क्या है कि इसका यही स्वरूप है कि हमारा जो मांग है वो पूरा हो जाए, हम अपना आंदोलन को वापस ले लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक क्या था कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ये फैला नहीं था, दिल्ली सेंट्रिक था, दिल्ली में ही केंद्रित है और वहीं से ये आंदोलन संचालित हो रहा है और वहीं से ये चल रहा है बॉर्डर पर,
सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे ही, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर आंदोलन का एक स्वरूप होता है कि ये कैसा है, उसी स्वरूप को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आप जानते होंगे कि आंदोलन दो भागों में हुआ है, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में, ठीक है। हम दोनों को यहाँ पर देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाइफरकेट करके भी पूछ लिया जाता है, 19वीं शताब्दी के आंदोलन के, किसान आंदोलन के स्वरूप को बताइए, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन के स्वरूप को बताइए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो स्वरूप में देखते हैं हम 19वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के, ठीक है, आंदोलन का स्वरूप कैसा था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो भी आंदोलन देखते हैं, चाहे नीलही आंदोलन 1859-60 का देखिए, चाहे दक्कन विद्रोह देखिए, चाहे बकास्त देखिए, कुछ भी देखिए, आपको उसमें एक चीज दिखाई देगा कि स्थानीय मुद्दा एवं स्थानीय नेतृत्व है, ठीक है। यानी कि स्थानीय समस्या, ठीक है, स्थानीय समस्या को लिए हुए है। इसमें कैसे, तो इसमें जो आंदोलन का नेतृत्व करता है वो भी स्थानीय है, जिस क्षेत्र का है वहीं का लीडर है। जैसे नीलही आंदोलन बंगाल में हुआ था तो वहाँ का लीडर भी बंगाली ही है, वहीं उन्हीं के बीच का है। नील दर्पण जो मैगजीन है उन्हीं के बीच का है, वो उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, ठीक। फिर आप देखेंगे तो उसको नेतृत्व करता भी स्थानीय दिखता है, ठीक है। तो एक स्थानीय समस्याओं से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था, जो स्थानीय शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में, उसके प्रतिक्रिया में ये आंदोलन उठा था, उत्पन्न हुआ था। एक स्वरूप इसका ये है, ठीक है। अब स्थानीय शोषणकर्ता कई थे, जमींदार भी थे, साहूकार भी थे, ठीक है, सरकार भी वहाँ की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थानीय शोषणकर्ता भी मिल जाएंगे। दक्कन विद्रोह का मूल कारण ही साहूकारी था, जो उसके मूल कारण ही साहूकारी है, क्योंकि साहूकार वहाँ पर इतना शोषण कर रहा था कि जिसका कोई सीमा नहीं था, ठीक। फिर आप देखिएगा तो नेतृत्व, एक चीज और भी यहाँ पर है, मसीहावादी स्वरूप भी है। मसीहावादी मतलब कि कुछ चमत्कार में विश्वास, चमत्कार को नमस्कार। ये लोग ऐसा करते थे कि चमत्कार को नमस्कार है, ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़े ठाकुर जी उत्पन्न हो जाएंगे, कोई देवता आ जाएगा, हमें चमत्कारिक पावर दे देगा, एक व्यक्ति 100 लोगों को मार देगा। ऐसा अंधविश्वास में ये लोग जीवन जी रहे थे। तो एक इसका स्वरूप जो है वो क्या है, मसीहावादी भी दिखाई देता है, ठीक है, ये भी है। तीसरा जो इसका स्वरूप है, हिंसक स्वरूप है। कैसा है, हिंसक है, ठीक। हिंसक स्वरूप में यह था कि बदले की प्रतिक्रिया लेना, मारना, हत्या पर उतारू हो जाना, इस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहे थे। तो एक ये आंदोलन का जो महत्वपूर्ण स्वरूप था ये हिंसक भी था। वहीं 20वीं शताब्दी का जो आंदोलन है वो थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, ठीक है। 20वीं सदी का आंदोलन देखिए, अब ये आपको थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब ये स्थानीय से क्या हो जाता है, व्यापक स्तर पर हो जाता है। अब देखिए 1917 का आंदोलन हो, 1920-21 का आंदोलन हो, ठीक है, मालाबार का, या चंपारण हो, या अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, जो भी आंदोलन हुआ है इसमें देखिएगा तो ये अब बड़े स्तर पर होना शुरू हो जाता है। स्थानीयता का इसमें मुद्दा गौर होने लगता है, ठीक है। और इनकी जो मांग थी वो आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो जाती है। व्यापक कैसे होते हैं, अपने उद्देश्य में भी ये बड़े होने लगते हैं। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक मांगे भी इनके अंदर समाहित कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा
इनके जो मांग में था वो ये था कि कुछ कानून को रद्द किया जाए, ठीक है, कुछ लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाई हैं जेल में हैं उनको रिहा किया जाए। इस प्रकार से उनकी मांगे, यानी कि राजनीतिक मांग की तरफ, राजनीतिक प्रशासनिक मांगों की तरफ, सुधार की तरफ ये झुकने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक बात और भी देखिए, इनके चेतना के स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। अब हर स्तर पर ये लड़ने के लिए तैयार होने शुरू हो जाते हैं, तो इनके चेतना स्तर में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ का नेतृत्व भी जो है वो बड़े स्तर पर उभर कर सामने आ, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ये लोग अब किसान आंदोलन के नेतृत्व में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो नेतृत्व जो है स्थानीय से बढ़कर कहाँ हो जाता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन में ये तब्दील हो जाता है। कैसा हो जाता है, राष्ट्रीयता इनका एक उद्देश्य हो जाता है। चले थे ये आर्थिक मुद्दों को लेकर, लेकिन राष्ट्रीयता का मुद्दा अब धीरे धीरे यहाँ पर समाहित हो जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीयता के साथ साथ क्या है, समाजवाद की तरफ भी ये झुकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इनके सोच के अंदर समाजवादी चेतना भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसमें ये लोग अपना संगठन बनाना, लोगों के हितों की बात करना, सरकार के द्वारा डेवलपमेंट की मांग रखना, ठीक, ये सब चीज़ें अपने मांग में ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या देखा, किसान आंदोलन के कारण क्या थे और किसान आंदोलन का स्वरूप कैसा था, ठीक है। अब जो है वो मुख्य रूप से आपको कुछ चीज़ें पढ़ना है, जैसे नील विद्रोह देख लीजिए, पाबना विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक विद्रोह हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। पाबना कब हुआ था, 1873 में। एरिया कहाँ है, बंगाल। कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। पीटी में बहुत बार पूछा गया है कि पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, क्षेत्र जो था, ठीक है। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदी मुल्ला। मुख्य रूप से इनके नेता थे ईशान चंद्र राय, ठीक। कौन थे, ईशान चंद्र राय इसके प्रमुख लीडर थे, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था कि बंगाल में 1859 ईस्वी में एक रेगुलेशन के तहत, एक नियम के तहत जो है किसानों को कुछ सुरक्षा दी गई थी, कुछ सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, ठीक है। और इसमें एक कहा गया था कि जो इस नियम के तहत था कि जो किसान किसी भी खेत पर लगातार 12 वर्ष तक खेती कर रहा है अगर, तो उसको उसके ज़मीन से जहाँ पर वो खेती कर रहा है बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसमें यही था 1859 के रेगुलेशन में, ठीक है। लेकिन जमींदारी प्रथा थी चूंकि बंगाल में, तो जमींदार अपना पुश्तैनी हक समझते थे किस पर, जमीनों पे। और खेतिहर को, जो टेनेंट था, जो किसान था, उसको क्या समझते थे, ओनली क्या है, रेंटर है, ये एक भाड़े के किसान है, टेनेंट ऑफ द रेंट, एक किराए का किसान है। तो उनको मालिकाना हक देने के लिए ये तैयार नहीं थे, और इस कानून के तहत किसान जो है उसको मांग कर रहे थे। इसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि एक व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इसी मुद्दा पर लेकर दोनों आमने सामने हो गए, जमींदार और, ठीक है, किसान, ठीक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो किसान थे उसकी भक्ति यहाँ पर जो स्थानीय इंडियन जमींदार थे उनसे हटकर किसके प्रति हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति हो गई, ठीक है। इस आंदोलन के जो किसान थे, इनकी जो भक्ति है वो भारतीय जमींदार के प्रति न होकर अंग्रेजों के प्रति दिखती है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है। और यहीं पर वो लोग क्या करते हैं कि एक नारा देते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसी
के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, ठीक है। इसी आंदोलन में कहा गया था, उनको दरअसल किसानों को तत्कालिक लाभ दिख रहा था कि ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया है तो हमको जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या उसको हानि होने जा रहा है इससे किसान अवगत नहीं थे, ठीक है। चूंकि अंग्रेजों का क्या था, ठीक था, एक जमींदार किसान आपस में भिड़ गए, सहानुभूति के लिए अंग्रेजों को सहानुभूति मिल गई, उनका तो भाई बांटो राज करो का नीति सफल रहा, लेकिन दिक्कत किसको हुआ, लॉन्ग टर्म में भारतीयों का जो एकता था, जो भारतीयों का एकता का पावर था वो कमजोर होता यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही इस का मुख्य मुद्दा यही था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। फिर 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया गया और किसानों को भू स्वामित्व प्रदान कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेज को तो अच्छा हो गया ना, अंग्रेजों को तो क्या है, लड़ो आपस में, थोड़ा थोड़ा सा चटनी चटाते रहेंगे सबको। वो क्या होता है, जब देखे होंगे कभी कि जो बुचड़खाना होता है, स्लटर हाउस के आगे कुत्ते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक गोश्त का पार्ट, मीट का पार्ट, एक टुकड़ा इसको फेंक देता है, एक टुकड़ा, सब कुत्ता उसी में उलझा रहता है, सब खुश रहता है। सेम कहानी ऐसी थी, थोड़ा सा रेगुलेशन एक्ट दिया, इधर फंसाया, एक 1885 का काश्तकारी अधिनियम लाकर थोड़ा थोड़ा इनको भू राजस्व में भूस्वामित्व प्रदान कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन लोगों ने किया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंदोलन, ठीक है। और इसके जो इस आंदोलन के जो मुख्य पत्र थे वो हिंदू पैट्रियोट थे। कौन थे? हिंदू पैट्रियोट, ठीक, हिंदू पैट्रियोट इसके मुख्य थे, ठीक है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाबना, और क्वेश्चन भी आया है, कई बार टिप्पणी में आया है, यूपीएससी में भी आ सकता है, जीएस में, बिहार में भी आ सकता है, किसानों से संबंधित कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। इसी आंदोलन का ये नारा था, ठीक है। और इनको जो अधिकार दिया गया था वो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के द्वारा पारित करके दिया गया था, ठीक। अब एक और भी क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए, दंगा दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह नेक्स्ट हेडिंग होगा। 1875 में दक्कन विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? (1875) में, ठीक है। इसमें यही था कि मुख्य रूप से जो दक्कन के किसान थे उनमें जो है, जो अल्पकाल के लिए कुछ समृद्धि आई थी, हल्का फुल्का उनकी स्थिति मजबूत हुई थी, ठीक है। लेकिन जो कठिनाइयां थी, जो समस्या थी, वो परंपरागत रूप से विद्यमान वहां पर रही थी। और परंपरागत रूप से जो समस्या थी वही लगान की समस्या, कृषि के वाणिज्यीकरण, इस सब से वो जो है परेशान थे दक्कन के किसान, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि 1860 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और अमेरिका से जो कपास की प्रोडक्शन थी वो इंग्लैंड और इंडिया की तरफ सप्लाई होती थी, और इसमें इंग्लैंड में उनकी सप्लाई रुक जाती है गृह युद्ध हो जाने से। और एक चीज़ और थी कि जो अमेरिका के जो कपास हुआ करते थे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक। तो क्वालिटी के भी मुद्दे पर और आवश्यकता की पूर्ति करने के भी मुद्दे पर यहाँ पर अमेरिका फेल होता हुआ नजर आ रहा था इनके सामने। तो उन लोगों ने क्या किया कि कपास के उत्पादन पर बल देना प्रारंभ किया इंडिया में, और इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? दक्कन है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र होगा वहीं पे कपास उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दक्कन में कपास की खेती पर बल दिया गया।
और कुछ रैयतों को यहाँ पर लाभ दिया गया कि अग्रिम पैसा देकर कहा गया कि आप जो है खेती शुरू करिए, ठीक है। लेकिन सरकार के द्वारा जैसे ही ये कैश क्रॉप हुआ, भू राजस्व में भी वृद्धि कर दिया गया। लगभग 30% भू राजस्व में वृद्धि अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया, ठीक है। और भू राजस्व में तो हो गया, संजोग से क्या हुआ कि 65-66 आते आते 1865-66 आते आते अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त हो गया तो पुनः अमेरिका से सप्लाई जो है इंग्लैंड को होने लगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दक्कन में जो उत्पादन हो रहा था कपास, उसकी मांगों में कमी आ गई। फिर से अंग्रेजों के द्वारा अब उसका उपयोग कम किया जाने लगा। लिहाजा ये हुआ कि इनके मांग में कमी आ गई, उत्पादन में कमी नहीं आई लेकिन मांग में कमी आ गई। अब मांग में कमी आ गई तो इनकी आमदनी में किसानों की कमी आ गई। किसानों के आमदनी में तो कमी आ गई लेकिन भू राजस्व में कमी नहीं आई। अंग्रेज उसी हिसाब से उसी दर से क्या कर रहे थे कि भू राजस्व वसूलने का कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो यहाँ पर भू राजस्व का मामला पुनः वापस वही आ जाता है, जो परंपरागत कारण रहा है वो फिर आपके सामने आ गया। ऐसी स्थिति में अब किसान क्या करेगा? भाई हमारा जो प्रोडक्ट था उसका डिमांड कम हो गया, हमारी आमदनी घट गई, लेकिन सरकार का जो है भू राजस्व नहीं घटा। और जो खेती जब शुरू किए थे तब बढ़ा दिया गया था, परंपरागत रूप से जो था उससे ज़्यादा 30% का। ऐसी स्थिति में किसान को क्या करना चाहिए? अब फिर वही महाजनी जंजाल में फंसना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो महाजनी जंजाल में फिर फंसना उसकी लाजिमी थी और वहाँ पर भू राजस्व को पूरा करने के लिए इन लोगों ने बड़े स्तर पर क्या किया कि महाजनों से पैसा लिया वापस, ठीक है। पैसा लिया और उनको दे दिया, लेकिन उनका समय पर भुगतान नहीं हो पाया और महाजनों के द्वारा क्या किया गया कि अपने पैसा को वापस लेने के लिए, वसूली के लिए बड़े स्तर पर शोषण परक कार्य करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। लिहाजा ये हो गया मामला कि किसान वर्सेस साहूकार हो गया। वही जो है कुछ जगहों पर किसानों के द्वारा महाजनों के द्वारा जब व्यापक स्तर पर शोषण का कार्य, उनके जान माल की लूटमार, उनके इज्जत के साथ घर में औरत लड़कियों के सब जब छेड़खानी करने लगे तो ये भी क्या किए, किसान भी लूटपाट पर उतारू हो गए प्रतिक्रिया रूप में, ठीक है। प्रतिक्रिया स्वरूप उनके जो व्यापारिक कोठी थे, जो दुकान थे, उसको लूटपाट करना शुरू कर दिए। यही उसका कारण था, यहीं से आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अंग्रेजों के जो ऋण संबंधी कागजात थे, जहाँ पर उसकी वो एविडेंस रखे थे, वो सब जला दिए। यहीं से ये आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। और 1859 ईस्वी में 1879 में दक्कन राहत अधिनियम के नाम से एक एक्ट लाया जाता है और इस एक्ट के द्वारा जो है उनको, किसानों को कुछ राहत दिया जाता है और यहीं से अपनी लगान की वसूली करते हैं और आंदोलन धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। दक्कन राहत अधिनियम 1879 के आने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसान आंदोलन संपूर्ण रूप से देख लिया। दो महत्वपूर्ण आंदोलन, नील आंदोलन और दक्कन, पाबना और दक्कन भी देख लिए, ठीक है। अब जो है किसान आंदोलन के कारण भी देखे, स्वरूप भी देखे, विभिन्न आंदोलन भी देख लिए। जाति जनजाति आंदोलन देख चुके थे, जनजातीय आंदोलन खास करके। अब जो हम पढ़ेंगे, लगभग हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ, ठीक। क्या करेंगे? अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, इसके तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अब मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना कराएंगे और कांग्रेस की स्थापना के बाद से एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलेंगे, जैसा कि मेंस में ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कांग्रेस की स्थापना मिथ्या,
या सच्चाई एक विवाद है, इसको देखेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे वो मुख्य रूप से आगे की घटनाक्रम, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, फिर गांधीयन आंदोलन, तीनों ऐसे करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री का इसके बाद से धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखा जाएगा, ठीक। अभी जो है थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो शुरू होगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।